हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं न नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले वो है होल्डर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर किसे कहेंगे हम। सेक्शन 8 में आता है, हु इज ए होल्डर, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, या फिर प्रोमिसरी नोट है, चेक है, ठीक है, तो उसके पास उसका पोजेशन होना चाहिए खुद के नाम से। दूसरा था, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जिस व्यक्ति के पास भी वो चेक है या बिल है, वो लीगली लायबल होना चाहिए, उसको एंटाइटल्ड होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कि वो पैसा रिकवर कर सके। किस व्यक्ति से? जिसकी लायबिलिटी है। ए ने बी को चेक दिया तो बी अब एंटाइटल्ड है कि वो ए से पैसे ले सके। उसके ऊपर जो भी मेंशन है बिल के ऊपर या चेक के ऊपर, वो पैसे ए की लायबिलिटी है। क्लियर? फिर एक वर्ड आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 9। वो सेक्शन 8 में होल्डर था, सेक्शन 9 में बताया जाता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए सबसे पहले तो होल्डर होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है, सबसे पहले होल्डर। फिर क्या है, ही मस्ट हैव बिकम द होल्डर फॉर कंसिडरेशन। कोई ना कोई कंसिडरेशन देने के बाद ही उसके पास वो चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास आया हो, ठीक है। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है तो वो किसी कंसिडरेशन के बदले में आया हो। फिर आता है, ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द पोजीशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। उसके पास जो पोजीशन आया है, उसका अधिकार आया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो बिफोर मैच्योरिटी आ गया हो, मैच्योरिटी से पहले आ गया हो। क्लियर? लास्ट में आता है, ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। उसने गुड फेथ में वो लिया हो, ठीक है, बोनाफाइड तरीके से गुड फेथ में लिया हो। दैट इज विदाउट सफिशिएंट कोज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम ही डिराइव्ड द टाइटल। इसका क्या मतलब है? आपने गुड फेथ में लिया है, मीन्स आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें कोई डिफेक्ट है, या उसने कहीं से चुराया है, या जालसाजी से उसके पास आया है, कोई फ्रॉड किया है। ऐसा कुछ भी आपके पास एविडेंस नहीं है। इसका मतलब कि आपने गुड फेथ में लिया है, आपने पैसे दे के लिया है कंसिडरेशन के बदले में, और आप एक होल्डर हैं। मैच्योरिटी की डेट जो है उस पर उससे पहले आपने ले लिया, तो आप क्या बन जाएंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब होल्डर है, ठीक है। होल्डर का कैसे बना? वो किसी कंसिडरेशन के बदले में लिया था, मैच्योरिटी की डेट से पहले ले लिया, और किसी प्रायर पार्टी का अगर कोई भी उसकी तरफ से कोई बैड टाइटल है, कोई जालसाजी, फ्रॉड, चोरी चकारी से उसके पास आया है, तो हम उसको, ऐसा कुछ बैड टाइटल हमारे पास, हमारी नज़रों में नहीं है। उसको लेते वक्त हमने ये देखा है कि जो जिससे हम ले रहे हैं वो व्यक्ति कहीं से भी फ्रॉड नहीं है, ठीक है। उससे पास वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है, हम ये मान रहे हैं कि वो गुड फेथ में लिया है। क्लियर? अब आते हैं कुछ प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है उसके कुछ अधिकार होंगे, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं उसके। नंबर 1, एवरी प्रायर पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लायबल टू HDC। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, अब डी ने फाइनली ई को दिया है, और ई क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो पहले की जितनी भी पार्टी होंगी वो सभी के सभी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लायबल होंगी, ई के लिए। दूसरा पॉइंट आता है, होल्डर हु डिराइव्स टाइटल फ्रॉम HDC हैज द सेम राइट एज दैट ऑफ द HDC। अगर किसी और व्यक्ति ने HDC से लिया है, HDC मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स, किसी और व्यक्ति ने उस होल्डर से लिया है, यानी ई अब होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया था इस केस में, ई से एफ ने ले लिया, तो एफ के पास भी वही सारे राइट्स आ जाएंगे जो ई के थे, क्योंकि ई क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। फिर आता है, नो प्रायर पार्टी कैन सेट अप ए डिफेंस दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्रॉन, मेड और एंडोर्स्ड बाय हिम विदाउट एनी कंसिडरेशन। कोई भी पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि उससे जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया गया है वो विदाउट कंसिडरेशन था, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स तो तभी बनता है जब वो कंसिडरेशन उसके बदले में उसने कुछ पे किया हो। क्लियर? डन। फिर आता है, नो प्रायर पार्टी कैन सेट अप ए डिफेंस दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट और वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिम बाय एन ऑफेंस और फ्रॉड और अनलॉफुल कंसिडरेशन। HDC को वैलिड टाइटल मिलेगा इवन दो टाइटल ऑफ ट्रांसफर वाज डिफेक्टिव। आपके पास वो कैसे आया? ई को इस बात से कोई मतलब नहीं है, ई होल्डर इन ड्यू कोर्स है। पहले वालों के पास कैसे आया उस बात से उसको कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसने फ्रॉड से लिया है, ठीक है। ई ने पूरा कंसिडरेशन लेके लिया है, ठीक है, कंसिडरेशन पे किया है, उसके बदले में आया है, ठीक है, गुड टाइटल है उसके पास, उसकी कोई भी गलती वहाँ पर नहीं थी,
उसे बोनाफाइड तरीके से उसे लिया। क्लियर। फिर आता है नो प्रायर पार्टी कैन एलेज दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर ए स्पेशल पर्पज ओनली। कोई भी प्रायर पार्टी, नो प्रायर पार्टी कैन एलेज दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली, ठीक है, या कंडीशनल कोई लगा के दिया है या स्पेसिफिक पर्पस लगा के दिया है, ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, एचडीसी जितनी भी अमाउंट उसके ऊपर दे रखी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसे वो क्लेम कर सकता है पूरी अमाउंट को। ठीक है, पूरी की पूरी अमाउंट वो उसे क्लेम कर सकता है। तो ये कुछ अधिकार थे जो एचडीसी के पास थे। तो होल्डर और एचडीसी में फ़र्क समझ में आया। होल्डर क्या है? होल्डर तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिना कंसिडरेशन के भी ले लेता है, ठीक है, कि कैसे भी आ गया उसके पास, किसी से भी ट्रांसफर होके। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनेगा? जब वो कंसिडरेशन के बदले में लेगा। ठीक है। अच्छा, होल्डर तो मैच्योरिटी के बाद में भी ले सकता है, वो मैच्योरिटी की डेट जा चुकी उसके बाद भी इंस्ट्रूमेंट आ सकता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कब आएगा उसके पास? जब वो मैच्योरिटी की डेट से पहले उसका मालिक बनेगा। ठीक है, उसके पोजीशन में पहले आना चाहिए मैच्योरिटी की डेट से। फिर बात आती है गुड फेथ की। होल्डर के केस में क्या कहते हैं? पर्सन बिकम्स ए होल्डर इवन इफ ही डज नॉट ऑब्टेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। ठीक है, और एचडीसी में क्या होगा? वो गुड फेथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, एचडीसी में कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, ऐसा होल्डर के पास नहीं होता। होल्डर सभी पार्टीज़ को, जो प्रायर पार्टीज थी, उनके ऊपर केस नहीं कर सकता, जबकि एचडीसी ऐसा कर सकता है। क्लियर। अब आता है हमारा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 10 में आता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब? पेमेंट इज मेड एज पर अपेरेंट टेनर, पेमेंट इज मेड इन गुड फेथ। पेमेंट जैसा दिखाई दे रहा है हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, गुड फेथ में की जाएगी। मेड विदाउट एनी नेग्लिजेंस, बिना किसी नेग्लिजेंस के। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं होगी उसमें। पेमेंट इज मेड टू होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड पेमेंट इज मेड इन मनी ओनली। मनी के रूप में ही पेमेंट की जाएगी और होल्डर को की जाएगी। क्लियर। तो ये था हमारा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। फिर हमारे पास इसमें टॉपिक आता है एक्सेप्टेंस का। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस? मीन्स ड्रॉई ने बिल साइन किया एंड ड्रॉई डिलीवर्स इट टू द होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, ड्रॉई ने किसे डिलीवर कर दिया? उसे टू द होल्डर ऑफ बिल, और द ड्रॉई गिव्स नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस टू द होल्डर ऑफ बिल। ठीक है, ड्रॉई ने बिल साइन करके दे दिया और साथ साथ ड्रॉई डिलीवर्स इट टू द होल्डर ऑफ बिल, या उसने एक्सेप्टेंस का नोटिस उसे दे दिया। अब इस केस में क्या होगा? ड्रॉई बिकम्स द एक्सेप्टर। ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ गुड्स आपको सेल किए, मैंने आपको बिल बना के दिया, आप ड्रॉई हैं, मैं ड्रॉर हूँ, आपने उसके ऊपर साइन कर दिया, साइन करके मुझे वापस दे दिया, तो आप कौन हो गए? अब आप एक्सेप्टर हो गए। जो ड्रॉई है ये बिकम्स एक्सेप्टर। एसेंशियल क्या है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के? एसेंशियल्स मतलब क्या ज़रूरी है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए? पहली बात तो रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, दूसरा साइन होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, साइनिंग ऑन द बिल, डिलीवरी और इंटीमेशन टू द होल्डर दैट द बिल हैज़ बीन एक्सेप्टेड। या तो डिलीवरी कर दो एक्सेप्ट करके, या फिर उसकी इंटीमेशन, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि हमने आपको भेज दिया है वो। क्लियर। जनरल एक्सेप्टेंस भी हो सकती है और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब कोई भी कंडीशन आपने नहीं डाली, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं डाली, जनरली आपने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या होता है? आपने कुछ कंडीशन लगा दी कि ये कंडीशन पूरी होगी तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। इफेक्ट क्या होगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का? द होल्डर में ऑब्जेक्ट टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इन सच ए केस इट शैल बी ट्रीटेड दैट द बिल इज डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। He may give his consent to qualified acceptance. In such a case, all the previous parties non consenting to it are discharged. जितनी पार्टी उससे कंसेंट नहीं कर रही हैं वो सभी डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्लियर। एक आता फिर हमारा एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल फॉर द ऑनर ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। ठीक है, किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे आपने उसको एक्सेप्ट किया है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। ठीक है, फिर आता पेमेंट ऑफ ऑनर। पेमेंट फॉर ऑनर में क्या आता है? पर्सन हु पेज ए बिल फॉर ऑनर ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड पेयर फॉर ऑनर। ठीक है, पेयर फॉर ऑनर उसे कहेंगे हम। कंडीशन क्या होगी पेमेंट फॉर ऑनर के लिए? द बिल्स मस्ट हैव बीन नोटेड फॉर नॉन पेमेंट। बिल नॉन पेमेंट के लिए पहले हमने नोट कर रखे हैं। पेमेंट ऑफ ऑनर इज मेड फॉर द ओनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लाइबल अंडर द बिल बाय एनी पर्सन वेदर और नॉट ही इज ऑलरेडी लाइबल अंडर द बिल with the consent of holder of bill. The payment must be recorded by notary public. ठीक है, नोटरी पब्लिक में उसको हमें नोटिंग उसकी करवानी पड़ेगी। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट से डिसऑनर हो सकता है। प्रोमिसरी नोट के केस में क्या होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कौन कर सकता है, जो मेकर है। बिल के केस में कौन होगा, जो ड्रॉई है, एक्सेप्टर है, ठीक है ना। और चेक के केस में क्या होगा, जो ड्रॉई है। ड्रॉई कौन होता है चेक के केस में, जिसके ऊपर ड्रॉ किया हमने, यानी कि बैंक है, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। नोटिस कौन देगा डिसऑनर का, नोटिस बाय हुम, नोटिस में बी गिवन बाय द होल्डर और एनी पार्टी लाइबल ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। किसे देंगे नोटिस, नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल पार्टीज टू हुम द होल्डर सीक्स टू मेक लाइबल। वो सभी पार्टीज जो लाइबल थी डिसऑनर के लिए, उन्हें नोटिस देगा। नोटिस में फैक्ट्स होंगे डिसऑनर के, ठीक है ना, उसमें कंटेंट क्या होगा, उसमें फैक्ट्स होंगे कि क्यों ऐसा हुआ, डिसऑनर क्यों हो गया, ठीक है। चलिए फिर एक वर्ड अभी आया था नोटिंग। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज नोटिंग, रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर होने का कारण, ठीक है, डिसऑनर होने का जो भी कारण है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, नोटिंग, ठीक है। फिर बता रखा है इसका प्रोसीजर एंड कंटेंट ऑफ नोटिंग। डिसऑनर्ड बिल कहाँ हैंड ओवर करेंगे हम, नोटरी पब्लिक में। नोटरी पब्लिक दोबारा इसे पेमेंट के लिए भेजेगी, और उसके बावजूद भी अगर जो ड्रॉई है वो रिफ्यूज़ कर देता है उस बिल को पे करने से, एक्सेप्ट करने से, तो नोटरी पब्लिक जो है रिकॉर्ड कर देती है फैक्ट ऑफ डिसऑनर, ठीक है, डिसऑनर ऑफ द बिल के लिए उसको भेज देगी। फिर आता है हमारे पास नोटिंग इज ऑप्शनल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको नोटिंग करवाएं, ठीक है, इट इज़ ऑप्शनल। लास्ट में आता है प्रोटेस्ट, ए सर्टिफिकेट इशूड बाय नोटरी पब्लिक स्टेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जब आप नोटिंग करवाओगे, तो उस नोटिंग का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टिंग का सर्टिफिकेट उसे हम कहेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटेस्टिंग का सर्टिफिकेट। फिर लास्ट में पॉइंट आता है इसमें डिस्चार्ज ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, किस केस में। नंबर 1, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, हमने उसकी पेमेंट कर दी है ड्यू कोर्स में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज इफ पार्टी प्राइमरीली लायबल ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेक्स द पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। दूसरा होता है कैंसिलेशन के केस में भी वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, जो होल्डर है वो कैंसिल कर देता है, ठीक है। व्हेन द होल्डर कैंसिल्स द नेम ऑफ पार्टी प्राइमरीली लायबल ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसे कैंसिल कर देता है तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड आता रिलीज, व्हेन द होल्डर रिलीजेज और रिनाउंसेस हिज राइट्स अगेंस्ट द पार्टी प्राइमरीली लायबल ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज। लास्ट वन इज नेगोशिएशन बैक, when a party primarily liable on negotiable instrument becomes the holder of negotiable instrument, the negotiable instrument is discharged, ठीक है। चलिए फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ ए पार्टी। डिस्चार्ज ऑफ ए पार्टी मीन्स पार्टी कब डिस्चार्ज होगी, या तो उसकी पेमेंट कर देगी, या फिर कैंसिलेशन के केस में जो होल्डर है वो कैंसिल कर देगा सामने वाली पार्टी का नाम कि आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सच ए पार्टी एंड ऑल पार्टीज सब्सिक्वेंट टू हिम आर डिस्चार्ज, ठीक है। या फिर उसे रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, कैंसिल करने के बजाय क्या कर सकते हैं आप, व्हेन द होल्डर रिलीजेज एनी पार्टी, उसे छूट दे दी उसने, तो भी ऐसा हो सकता है। या अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट द बिल, ठीक है, हमने अगर ड्रॉई को 48 घंटे से ज़्यादा दे दिए उसे एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, और इस बात पे जो भी पार्टी सहमत नहीं होती वो भी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का केस होता है वेयर ए होल्डर ऑफ द बिल कंसेंट्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो होल्डर ऑफ द बिल है उसने कंसेंट कर लिया किस चीज़ के लिए, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई शर्त है, कोई कंडीशन है, तो जो पार्टीज उससे कंसेंट नहीं रखती क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से वो सारी डिस्चार्ज हो जाएंगी। या फिर नेगोशिएशन बैक के केस में भी डिस्चार्ज हो जाता है। मटेरियल ऑल्ट्रेशन, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर उसके अंदर चेंज कर दिया और उससे कोई पार्टी अगर सहमत नहीं होती है तो उसे भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लास्ट वन इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, ए पार्टी इज डिस्चार्ज इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकम्स टाइम बैर्ड, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपने क्लेम किया ही नहीं तो टाइम बैर्ड हो जाता है, टाइम बैर्ड डेट। ए पार्टी इज डिस्चार्ज इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, या कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट ठहरा दिया तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगी।
और अब इसमें हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लास्ट टॉपिक बचता है हुंडी। व्हाट इज हुंडी? इट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। पुराने टाइम में किया जाता था ऐसा, प्राचीन काल में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अप्लाइज टू हुंडीज इफ देयर इज नो लोकल यूसेज ऑफ ट्रेड और कस्टम प्रिवेलिंग इन द एरिया इन विच हुंडी इज ड्रॉन। जिस एरिया में ऐसा नहीं होता है, ये हुंडी वगैरह ड्रॉ नहीं की जाती, वहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है। हाउएवर इफ देयर इज एनी कस्टम और यूसेज प्रिवेलिंग इन सच एरिया, जिस एरिया में ऐसा होता है, कस्टम है वहाँ पर, द सेम विल अप्लाई टू हुंडीज एंड देयरफॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 शैल नॉट अप्लाई टू हुंडीज। ठीक है। तो हुंडीज जो पुराने टाइम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते थे उन्हें कहा जाता था, उसके अलग अलग टाइप्स होते थे। तो आज जो हमने पढ़ा वो होल्डर के बारे में पढ़ा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में पढ़ा, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होती है वो बताया गया, एक्सेप्टेंस क्या होती है। ठीक है। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, नोटिस ऑफ डिसऑनर, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड ए पार्टी। ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।